अस्सलामुअलैकुम। सरयाना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची का सीवरेज सिस्टम एक पेचीदा सिस्टम है जो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो सीधा हो चुका है। बज़ाहिर कराची एक मेगा सिटी है, मगर इस मेगा सिटी से गंदे पानी का इखराज एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। कब और कैसे गैस और पानी की साफ लाइनों में सीवरेज का पानी शामिल हो जाए, कैसे बड़े बड़े नाले चौक हो जाते हैं, मुतल्लिका इदारे इन मसाइल और इनके हल की जिम्मेदारी लेने से कासिर हैं। आइए कराची के सीवरेज सिस्टम के हवाले से आपको दिखाते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। किसी भी शहर के लिए पीने का साफ पानी जितना जरूरी है, इतना ही इजाफी इस्तेमाल शुदा पानी का निकास भी जरूरी है। 19वीं सदी के आगाज में बरतानिया ने कराची के पेचीदा सीवरेज सिस्टम की तामीर की। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का 5 से 7 लाख गैलन गंदा पानी रोजाना बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाला जा रहा है, जिसको अगर शरह में देखा जाए तो 88% बनता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 48 बड़े जबकि 340 बरसाती नाले हैं। सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस अब ये सीवरेज के नालों में तब्दील हो चुके हैं। इन नालों से सीवरेज का पानी लियारी नदी और मलीर नदी से होता हुआ समंदर में डाला जाता है, जिससे समंदरी हयात पर बहुत बुरा असर हो रहा है। इन बरसाती नालों पर कब्जा माफिया ने कब्जा भी कर रखा है, जिससे कराची में गटरों का उबलना मुकद्दर बन चुका है। अब सूरत हाल ये है कि कराची के बासी हमेशा बदतरीन निकासी आब के निजाम के साथ अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कराची का सीवरेज सिस्टम एक तवील अरसे से तबाहाली का शिकार है। बेहतरी आने के बजाय दिन ब दिन ये बदतर होता जा रहा है, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा भी हो रहा है। ये हाल सिर्फ बारिशों में नहीं होता, पर हर दिन आवाम को नए मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए आवाम में चलते हैं और उनसे उनके मसाइल पूछते हैं। यहाँ कितने दिनों से ये हाल हुआ है? ये आज लड़कों ने शरारत करी है तो ये खुला है पानी, वरना अल्लाह वाली का नाला बन गया, पानी कन्वर्ट हो गया है सारा। ठीक है, कोई सही करने आया? नहीं सर, गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना अभी। कोई मुतल्लिका शख्स? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं आया। 3 महीने हमने दुकानें बंद रखी हैं। तो आपका कारोबार ठप नहीं हो गया? मैं तो बंद था ना 3 महीने से सर, ये आज इन्होंने फिर शरारत कर दी हमारे पास। कितने अरसे से ये हाल है? 4 महीने से ये हाल है और कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तंजीम, कोई यूनियन कुछ भी हमारे साथ ताबू नहीं कर रहा है। कोई KWSB का कोई बंदा, सब आ रहे हैं, सारे बंदे आते हैं, विजिट करते हैं, चले आते हैं, तसल्ली देते हैं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इसकी कहीं कंप्लेन वगैरह की? भाई सब कुछ करा दिया, हर दफ्तर में बता दिया, सब कुछ करा दिया हमने, कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा, कोई नहीं है। बस तसल्ली देते रहते हैं। अभी रमज़ान आ रहे हैं, नमाज रोज़ा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, इस मुश्किलात में हूँ कि मैं अल्लाह जानता है बस। अच्छा भाई, नीचे चूंकि नाले का पानी है और यहाँ से हम ये जगह क्रॉस नहीं कर सकते, तो फासला रख के बात कर लेते हैं जितनी बात हो सकती है। कोई आया नहीं इसको ठीक करने अब तक? कोई भी नहीं आया, कोई आता है देख के चले जाते, मूवी बना के चले जाते हैं, बस इतना। तो ये गटर का पानी इतनी तेजी में यहाँ आ कैसे रहा है? ये सुरजानी का सब पानी इस नाले में छोड़ा हुआ है। KWSB से कोई रब्ता हुआ नहीं, वहाँ से तो कोई डब्ल्यू में, यहाँ UC में गए थे, इधर गए थे, भाई चलो कर देंगे, आप तो रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, लेकिन फिर वही चल रहा है पानी। बशीर चौक पे वहाँ पर निमरा अस्पताल की गली है, सामने से जा रही है, वहाँ पर दरवाजों पे पानी, गटर का पानी बहरा हुआ है। हुकूमत को चाहिए ना सफाई करवाएं, गंदगी इतनी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बुखार हो रहा है। अच्छा, ये जो पीछे गंदा पानी जमा हुआ है, ये किसका कसूर है? ये अवाम का भी कुछ कसूर है, कुछ गवर्नमेंट का कसूर है। अवाम का ऐसा कि वो अवाम ध्यान नहीं देती, इसमें गंद कचरा भी भर देती है, ये अवाम का भी कसूर है। यहाँ पे इतना गंदा, इतना कचरा, इतना पानी होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कितने अरसे से ये 10 सालों से मैं तो यूं ही देख रही हूँ। 10 सालों से गटर का पानी है? जी, ये सब गटर का पानी और गंदा नाला है। ये कोई वो आम घरों का पानी नहीं है, ये बिल्कुल नाला है। देखें आप, ऊपर घर बने हुए नालों के और दुकानें बनी हुई, लोगों का कारोबार जमा हुआ। अब अगर ये बंद करते हैं तो इनका कारोबार भी खराब होगा और पानी का भी कोई मसला नहीं निकलेगा। आपका ये वाला गंदा पानी पीने के पानी में मिक्स होता है? हाँ, मिक्स होता है, गैस की लाइनें भी बंद हो जाती हैं।
बड़ी परेशानी है ये पानी की। नमाज के कपड़े होते हैं और गटर का पानी है ये गंदा। ये तो पता नहीं इतने टाइम से हम लोग को इतनी परेशानी है, लेडीज़ यहाँ से नहीं गुजर सकती। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मस्जिद भी नमाज के लिए जाना होता है, मस्जिद का भी रास्ता बंद हो जाता है। कभी कंप्लेन की शिकायत की? कंप्लेन भी करी है, शिकायत भी करी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। ये लोग तो ये पानी यहाँ उबल के कैसे आ रहा है सड़क पे? मसला ये नाले की सफाई वगैरह नहीं कर रहे ना ये बल्दिया वाले, जो भी इसके हैं जिम्मेदार, वो नाले की सफाई नहीं कर रहे। कौन डालता है नाले में? कचरा हम तो नहीं डालते कर, लेकिन मसला वो ये सारा कि नाले की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही। अच्छा, ये सड़क भी तबाह हो चुकी है? बिल्कुल, और क्या, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सड़क। इस पे तो गाड़ी तो क्या पैदल भी नहीं आ सकता बंदा। अच्छा, अभी तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी है, अंधेरे में आप लोग कैसे आते जाते हैं यहाँ? अंधेरे में बस कैसे अल्लाह वास्ते आ जाते हैं, अल्लाह के भरोसे। पानी की वजह से ये सारा जो ट्रैफिक है ये एक ही सड़क पर आ गया है। सड़क पर आ गया तो पूरा रोड बंद हो गया, पूरा कारोबार बंद हो गया। पहले कारोबार नहीं है, ये पूरी सड़क बंद हो गई है। यहाँ से लेके वो 5 नंबर तक सब बंद हो गया। लोगों के घरों में पानी चला गया। देखें लोग किस तरह रहने पे मजबूर है। ये तो अरसे दराज से भरे हुए हैं यहाँ पे पानी। इसकी सफाई होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और ये मैनुअल की जो ढक्कन है ये लगानी चाहिए। हमेशा पानी भरे रहते हैं यहाँ पे। 5-6 दफ़ा काम हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। या तो यहाँ लोग पैसे खा रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं मैनुअल में। आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम है, लेडीज़ों का मसला है, फैमिलियों का मसला है, घरों का मसला है। ढक्कन यहाँ पे सीमेंट के चोरी तो नहीं कहते, लेकिन गाड़ियों से टूट जाते हैं, मगर उसको कुछ चेंज नहीं करता है। वो भी खुले रहते हैं, आधे खुले हुए हैं, आधे बंद है। पुलिस भी गुजरती है, हर अफसर भी गुजरता है, लेकिन बात वही है, बस मुस्कुराते हुए एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़। गटर की जो लाइनें डली हैं वो शुरू में ही डली थी, तकरीबन 25 साल हो गए इस बात को। और हम लोगों ने जब सीवरेज का काम शुरू करा तो नाले में जो भंगी हमारा वो घुसा, तो उसको घुस के अंदाज़ा हो गया कि ये लाइन तो 20 से 25 साल से बंद पड़ी हुई है। बारिश में तो बुरा हाल होता है यहाँ पे। पूरा ये पार्किंग का एरिया पूरा अंदर भर जाता है, पानी पार्किंग के सरिये तक गल गए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जहां पर समंदर भी मौजूद है, वहां इस्तेमाल शुदा पानी का वाटर ट्रीटमेंट के बाद समंदर में दाखिल होना कितना ज़रूरी है और मौजूदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्या सलाहियत है, आइए इस हवाले से आपको तफसील बताते हैं। शहर कराची यौमिया 500 मिलियन गैलन सीवरेज फुजला पैदा करता है। उसमें से सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक 15% पानी को ट्रीट किया जाता है। सवाल यह है कि सारा कचरा जाता कहाँ है? जवाब है समंदर में। कराची में इस वक्त 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, मगर ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं कर रहे और माहिरीन का कहना है कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से ये प्लांट नाकाफी हैं। मगर समंदर में गिरने से पहले यही कचरा इन इलाकों से जब गुजरता है तो गटर और बड़े बड़े नालों को चोक करता है, जिसकी वजह से अक्सर सड़कों पर ये गंदा पानी बहता नजर आएगा। पहले यही गंदे पानी के बहाव या निकासी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाले हुआ करते थे, जो कि कागजात में अब भी मौजूद हैं, मगर इन पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है और कुछ अवामी लोगों ने भी नाजायज तजावुजात बना रखी हैं, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। टीम सरे आयना ने रुख किया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP2 का, जो महमूदाबाद में वाक़े है, कि वहां जाया जाए और ये देखा जाए कि आया अब ये सिर्फ नाम का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या काम भी करता है। पूरे कराची शहर के लिए 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से TP2 कहलाता है महमूदाबाद का, यानी ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद में वाक़े है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पीछे पूरा ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका पंपिंग स्टेशन है। लेकिन जब हम पंपिंग स्टेशन पे पहुँचे हैं तो पहले तो हमें नज़र ये आया ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी ज़मीन है, अरबों की ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पर करोड़ों मालियत की मशीनरी है, यहाँ पर पंपिंग पंप्स पड़े हुए हैं, मशीनरी पड़ी हुए, पूरी जितनी टेक्नोलॉजी जिससे पानी वाटर प्लांट के ज़रिए साफ़ होता है सब कुछ मौजूद है। KWSB की नाअहली की वजह से इस वक्त यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह यहाँ पर चीज़ मुअत्तल है। खुदारा होश के नाखुन लें, आए यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ पर देखें कि कितनी महंगी मशीनरी इस कौम के पैसों के टैक्सों के पैसों से ख़रीदी गई मशीनरी इस वक्त बेकार है, नकारा हुई है और ये जगह फंक्शनल नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जितनी ऐसी चीज़ें थीं जो निकाली जा सकती थीं, बेची जा सकती थी, वो निकाल ली।
बज़ाहिर ये मशीनें देख के, ये जो मशीनें मौजूद हैं यहाँ पर, इन मशीनों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, और अगर अभी इसी तरह इस जगह को खुला छोड़ा गया तो जो सामान अभी यहाँ मौजूद है वो भी शायद कुछ अरसे में ना रहे। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं करता तो फिर शहर से पानी के अखराज किस हालत में होता है, ये जानने के लिए ऐसी जगह का रुख किया जो समंदर का हिस्सा होते हुए भी नाले का मंजर पेश करता है। गुलशन इकबाल हो, नाज़माबाद हो, लियाकताबाद हो, न्यू कराची हो, गर्ज कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ से सीवरेज का पानी निकलता है, गुज्जर नाले से होता हुआ वो पानी यहाँ पर आके जमा हो जाता है और समंदर का हिस्सा बन जाता है। समंदर का तो हाल आप देख चुके हैं, इसका रंग आप देख चुके हैं। उसूल ये था कि इस वक्त शहर कराची में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बदबू है, रंग वाला पानी है, गंदा पानी है, गिलाजत वाला पानी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ताफुन है। नाजरीन, अब चलते हैं साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि सीवरेज के निज़ाम की इस तबाही का असल जिम्मेदार कौन है और उन्होंने अपने दौर में इस हवाले से क्या कोई पॉलिसी बनाई। अरशद वोहरा साहब, ये वाजे करें कि गैस, पानी, सीवरेज की लाइनें साथ साथ हैं, एक दूसरे का पानी कभी दूसरे में शामिल हो जाता है, क्या ये लाइनें नहीं डलनी चाहिए, ये तब्दील नहीं होना चाहिए? देखें, ये कराची का सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसमें सबसे पहले तो कराची की डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। कराची की पॉपुलेशन जो है वो मैं तो ये समझता हूँ कि 4 करोड़ के करीब है, लेकिन इसको प्लानिंग की ज़रूरत है, इसके साथ सिंसियरिटी की ज़रूरत है। और कराची जो कि 4000 अरब रुपए देता है साल के, कोई सीवेज का निज़ाम नहीं है, कोई जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, आपका पानी की जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पंचर करके ले लेते हैं लाइनें और उसके बाद फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो फिर लाइनें तबाह हो जाती हैं, कहीं खुदाई हो गई, कहीं कुछ हो गया, फिर आपका सीवरेज और पानी की लाइन भी एक हो गई, लोग बीमार होते हैं, बीमारियां जो फैल रही हैं। आपका शहर जो है तबाह हाल है। आप बिलखुसूस मेरे ख्याल से कराची को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से तो कराची इज़ दी वर्स्ट। कराची को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कराची को उसकी इनकम के हिसाब से जो नेशनल एक्सचेकर में देते हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता। इवन दो कराची जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है उसमें 250 अरब 300 अरब रुपए दे रहा है, तो वो पैसा सारा कहाँ जाता है? ये सारा जो है मिसमैनेजमेंट के साथ साथ डिसऑनेस्टी है, और ये जब तक डिसऑनेस्टी रहेगी और गलत लोगों के हाथों में जो है हुकूमत की बागदौड़ होगी तो कराची कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अच्छा, आपने कहा कि कच्ची आबादियों और नालों पर जो इमारतें बनती हैं उसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम तबाह हो जाता है, लेकिन डिफेंस और क्लिफ्टन में ज़्यादा पानी जमा होता है क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों? देखें, डिफेंस में वंस अगेन आई वुड से कि जो सीवेज का सिस्टम पहले एक दफ़ा बनाया उस पर अरबों रुपए खर्च किए, अब दोबारा पता नहीं कर रहे हैं और उसी तरीके से करे जा रहे हैं। आज डीएचए में पानी नहीं है, आज डीएचए में गैस नहीं है, आज डीएचए में आप देखें तो बारिशों में जिस तरह पानी खड़ा हो जाता है तो कोई सीवेज का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है उनकी सही नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि आपका जो फुजला है जिसको हम कहते हैं कि आपका सीवेज कह लें या एफ्लुएंट कह लें, ये एफ्लुएंट जो समंदर में जा रहा है आप बगैर ट्रीटमेंट के उसको फेंक रहे हैं समंदर में। S3 प्रोजेक्ट कहाँ चला गया आपका? आप जब तक उस पानी को, कराची के पानी को ट्रीट कर समंदर में नहीं फेंकेंगे, जो कि आज एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, तो डीएचए में रहने वाला हर फर्द इस चीज़ से, इस एफ्लुएंट की स्मेल से, इस एनवायरमेंटली बैड सिचुएशन से जो है वो सफ़र कर रहा है और बाज़ दफ़ा तो आप यकीन करें ब्रीथ करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अच्छा अरशद वोहरा साहब, आपने कहा कि कराची के सीवरेज का पानी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में फेंका जा रहा है, आप डिप्टी मेयर रहे, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इस हवाले से आपने क्या किया? 2002 में जब नेमतुल्लाह साहब जो है वो मेयर बने थे,
उस वक्त जो है हमने कोशिश की थी और स्वीडन का एक इदारा था वो यहाँ पर आकर TP1 जो 50 mgd जिसकी कैपेसिटी है, हम उस पानी को ट्रीट करके फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन देना चाहते थे। उस वक्त जो है रेट वाटर बोर्ड का 100 रुपये था पर 1000 गैलन और हम 70 रुपये पर 1000 गैलन में देना चाह रहे थे। तो ये तो मेरी उस वक्त की प्लानिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उस वक्त वही रेड टेपिज्म, और जब अप्रूवल हुआ प्रोजेक्ट का उसमें 1 साल लग गया तो वो कंपनी चली गई। उसने कहा भाई जिस मुल्क में साल सिर्फ एक फाइल को अप्रूवल में लग जाता है उस मुल्क में हम काम नहीं कर सकते, हमें फ्यूचर अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और वही हशर हुआ, आज तक रुल रहे हैं। इसको ठीक करने के बहाने जो है बंद करके इस पर पैसा बनाया गया और आज तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ। जितना चलता था पहले वो थोड़ा बहुत, अच्छा वो ट्रीटमेंट भी बेसिक ट्रीटमेंट था, वो आपके शायद BOD लेवल को कंट्रोल कर लेता था, COD लेवल को कंट्रोल नहीं करता था। अच्छा ये बताएं अब इस मसले का क्या हल है? देखें मुझे याद पड़ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड बैंक ने इसको पूरा स्टडी किया हुआ और $1 बिलियन तकरीबन आज के हिसाब से बन गए 280 अरब रुपये, शायद 280 या 300 अरब रुपये अप्रॉक्सीमेटली, वो पूरे कराची के सीवेज सिस्टम को नए सिरे से डालने का था। उस पर ये पता नहीं अभी वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। और वो उस वक्त अगर $1 बिलियन का था तो शायद आज वो पता नहीं कितने $बिलियन का हो गया, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इसका हल यही है कि कराची को दोबारा से पूरा सीवेज का निज़ाम कराची का ठीक करना पड़ेगा। जैसे नाज़िमाबाद में मैंने बताया, फेडरल भी एरिया में बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो गई, आपका जो है एक घर जो है जिसमें 10 अफराद रहते थे, आप उसी जगह फ्लैट बन के 200 अफराद रह रहे हैं, तो वो तो नहीं जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता उस ड्रेनेज सिस्टम को। तो टोटली पूरे कराची को खोद कर पूरे कराची की सीवेज की लाइनों को, पूरे कराची की पानी की लाइनों को बदलना होगा। और फिर एक सिस्टम आता है आजकल तो दुनिया में हर जगह ये सिस्टम लगे हुए हैं कि कहीं से लीकेज हो तो आपको हेड ऑफिस में ही आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कंप्यूटर पे पता चल जाता है कि यहाँ पे लीकेज है। कराची को मैनेज करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई जो है ये कोई बहुत बड़ा जो है ना मौका नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर के साथ सिंसेरिटी के साथ इस शहर को जो पैसा मिल रहा है उसको सही तरीके से मैनेज करके खर्च किया जाए। इस शहर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ जो हैं, प्रायोरिटीज़ को डिसाइड किया जाए और फिर स्टेप वाइज उन प्रायोरिटीज़ पे काम करें। अब जिस शहर में आप जो है 4000 अरब रुपये देने वाले शहर का कचरा नहीं आप उठा पा रहे, तो आप उस शहर में डेवलपमेंट क्या करेंगे? अच्छा अब आपको लगता है ये कुछ बेहतर कर पाएंगे? अब देखें, अभी तो आपके सामने लोगों ने अपनी फ़वाइद हासिल करने के लिए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, टोटली गलत बल्दियाती इलेक्शन हुए। आज जो है कराची की जो है 240 या 242 यूनियन काउंसिल्स पे इलेक्शन हुए, जबकि आज नोटिफिकेशन निकल चुका है कि कराची की 299 यूनियन काउंसिल्स हैं। अभी इलेक्शन को गए हुए शायद 2 माह भी नहीं हुए और ये नोटिफिकेशन आ गया। तो ये इनजस्टिस है शहर के साथ कि नहीं है कि आपने 53-55 जो है यूनियन काउंसिल्स गिनी नहीं। 53-55 यूनियन काउंसिल का मतलब ये होता है कि मुल्तान जैसा एक शहर जहाँ पे 60 यूनियन काउंसिल हैं। तो आप कि वो मैं तो समझता हूँ कि अगर सिंसियरिटी से देखा जाए तो इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। 300 जो यूनियन काउंसिल हैं उसके हिसाब से दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए और फिर सही रिप्रेजेंटेशन आएगी। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जब तक जाहिर सी बात है कि KMC को कोई टेक ओवर नहीं करता तब तक वाटर बोर्ड हो या दूसरे इदारे हों वो इसी तरह चलते रहेंगे। अच्छा अरशद साहब, क्या आपको लगता है कि हल सिर्फ पुरानी लाइनें निकाल के नई लाइनें डालना है? मैंने आपको कहा ना कि मिसप्लान्ड, मिसमैनेजमेंट, ठीक है। जो प्लान होगा वो कराची का एक दफ़ा पूरा ऑन पेपर बनेगा, पूरी कराची का। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे 400 अरब रुपए का खर्चा है या 500 अरब रुपए का खर्चा है, 4000 अरब रुपए देने वाले शहर को अगर आप 3 साल के लिए या 4 साल के लिए 100 अरब रुपए सिर्फ इस मद में दे दो, या सिर्फ जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जो जिसका 99% कराची 300 अरब रुपए देता है उसमें से 100 अरब रुपए सिर्फ मुख्तस कर दें इस काम के लिए, तो ये 3-4 साल में सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अरशद वोरा साहब, ये वाजे करें कि मुलाजमीन मौजूद हैं, तनख्वाहें जारी हो रही हैं, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है और मशीनरी तबाह हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? TP1, TP2, TP3 और TP4 के नाम पर ये पैसों की चोरी है। पैसे जितने भी होते हैं ये इनका बहाना बनता है, ये एक रूट है कि इस रूट के थ्रू जो है मैक्सिमम पैसा लूट लिया जाए। नियत ही नहीं है कि ये TP1, TP2, TP3 और TP4 को ऑपरेशनल करें। वोरा साहब, इस बात में कितनी सदाकत है
कि लाइनों में बोरियां डालकर उन्हें चोक कर दिया जाता है। देखिए, ये लफाजी है, किसी एक स्पेसिफिक इलाके का या एक लाइन का कर देंगे, एक सड़क का कर देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो ये सब, और जब होगा चोक होगा तो पता चलेगा ना कि इस जगह पे चोक हो गया। जमाते इस्लामी कराची के हवाले से हर मामले पर एहतजाज करती नजर आती है। आइए चलते हैं जमाते इस्लामी के रहनुमा सैयद कुतुबुद्दीन के पास और उनसे पूछते हैं कि इस तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। अच्छा कुतुब साहब, ये बताइएगा कि कराची में नकासी आब का निज़ाम तबाह हो चुका है, इसकी क्या वजूहात हैं और कौन इसका असल जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी वजह कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की और सीवरेज सिस्टम कोलैप्स होने की है, वो वजह यह है कि पिछले कराची के कुछ 17 साल से, ऑलमोस्ट 17 से 18 साल अब हो गए, यहाँ पे कोई भी नई रिपेयर, डेवलपमेंट या मेंटेनेंस ख़ासतौर पर सीवरेज इवन वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं हुई है। सो मच सो कि इस वक्त एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से है, और उसकी कोई वर्थ जो है ना 153 मिलियन US की है, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या उसको भी उसको उस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई खातिर ख्वाह कोशिश जो है ना बिल्कुल नहीं की गई। तो मेरे ख्याल से जब तक हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम नहीं करते, कहीं भी किसी जगह के ऊपर भी, जब तक रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मुस्तकिल काम नहीं होंगे, उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। जिम्मेदार तो हमारी ये हुकूमतें हैं कि जो कि यहाँ पे हुकूमत में रही हैं। लगता ऐसा है कि किसी ने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 10 से 15 साल के अंदर किसी ने काम करने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा कुतुब साहब, ये बताइएगा कि गैस, सीवरेज और पानी की लाइनें साथ साथ हैं। कभी गैस की लाइन में पीने का पानी शामिल हो जाता है तो कभी साफ पानी की लाइन में सीवरेज का पानी शामिल हो जाता है। इस हवाले से आपके पास कोई प्लानिंग है? देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिसको कराची मुस्तकिल फेस कर रहा है। जहाँ तक मुख्तलिफ लाइनें कि सीवरेज की लाइन है, पानी की, ये गैस की लाइन है, एक बुनियादी तसव्वुर ये होता है कि ये कभी साइड बाई साइड नहीं होती, इनका लेवल्स डिफरेंट होता है, एक ऊपर होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है, ताकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और फिर उसकी जो उसकी स्टेटस होता है उसको भी रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है हमें, कि रेगुलर हम ये देखें कि कौन सी लाइन किसके ऊपर कहाँ पे इम्पैक्ट दे सकती है। ये एक टेक्निकल मामला है, लेकिन वही बात है कि जब मेरे घर की लाइन पानी बंद होता है तो एक साहब आते हैं, वो खुदाई करते हैं, नीचे उनकी अपना एक इंस्टिंक्ट होती है कि यहाँ से ये पानी ख़राब होगा, फिर वो जाते हैं, चीज़ें निकालते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, आप उनको पैसे दें, सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर कोई एनालिसिस करके कुछ तरीके से काम किया जाए। अच्छा कुतुब साहब, ये बताइएगा कि क्या कराची में ऐसी इमारतें हैं जो नालों पर तामीर की गई हैं और जो सिस्टम बचा था वो भी ख़त्म हो गया? देखिए, यहाँ पे कराची के अंदर पता नहीं कितने ऐसे जो वाटर ड्रेनेज के एरियाज हैं कि जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, जिनके ऊपर इमारतें तामीर हो गई, जिनके ऊपर पूरे बिल्डिंग्स बन गई हैं। और ये बिल्डिंग्स बनाई किसने है? उन्होंने बनाई है कि जो गवर्नमेंट्स के अंदर लोग मौजूद रहे, उन्होंने पैसे ले लेके वहाँ पे ज़मीनें बना लेते रहे, वहाँ पे पूरे हमारे जो आउटेज है और ड्रेनेज उसको बंद करके रख दिया। देखिए, ये वो चीज़ें, ये वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल एक्टिविटी है कि जो हमारी पिछली हुकूमतों ने यहाँ पे की है, और ये असल में काम ये पिछले 17 साल में या 18 साल के अंदर ये पूरा ये काम करते रहे। और उसके नतीजे मैंने पहले कहा कि इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, किसी चीज़ को ठीक करने का काम नहीं। उल्टा ये कि जो ड्रेनेज पहले से मौजूद था उसके ऊपर भी इमारतें कायम कर दी गई, उसको भी रोक दिया गया। अब अजीब सिचुएशन है कि अगर वहां से उसको ठीक करना चाहे तो ठीक भी कैसे करेंगे? ऊपर उसके 15 या 10 मंजिला या 5 मंजिला इमारत बना दी है, पूरी फैक्ट्रीज बन गई है इस ड्रेनेज के सिस्टम के बाहर। तो मेरा यह ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक काम करने की जरूरत है कराची के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मौजूदगी में इस शहर का ये हाल कैसे हुआ? कराची के जो मसले हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव से ज़्यादा सियासी मसले हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर MQM ने बेशुमार वहाँ पे भर्तियाँ करवाई। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो कोई काम करने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी साइकोलॉजी। फिर पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे जिस तरह का स्ट्रक्चर कायम किया हुआ है कि आप लोगों को काम करवाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। इवन जो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को भी कन्विंस करना कि लोगों के मसलों का हल करना या उनसे सिंपैथी कायम करना, नोबडी इज विलिंग टू डू दिस। जब तक इन सियासी भर्तियों को हम खत्म नहीं करेंगे, वहाँ पे ऐसे
एबल लोग, ऐसे यानी कि जो जिनको टेक्निकली साउंड लोग हों, उनको हम कराची के उन लोगों को जो वाकई उसके अंदर उसका हक रखते हैं, और उन लोगों को हम उसके अंदर लेकर आएंगे, उसके जरिए काम शुरू करें तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम जो मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये है कि लोगों को तंग करना और लोगों से तंग करके उसके पैसे। मुझे बताएं कि मेरे घर के अगर गली के अंदर पानी बंद हो जाए तो जब तक मैं पैसे ना देता या पैसे ना दूं तो मेरा घर का पानी का सिस्टम नहीं खुल सकता। कुतुब साहब बहुत शुक्रिया अपनी राय से आगाह करने के लिए। सिंध पर सबसे ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा सलमान मुराद बलोच के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सारे इख्तियारात होने के बावजूद भी नकासी आब का निज़ाम कराची में तबाह क्यों हुआ। कराची का सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चेंज किया जा रहा है। आपने देखा होगा शारा फैसल में काफ़ी टाइम पे बारिशों में बड़ा पानी जमा होता था, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम डाला गया है। और कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं जो हम सियासत के नज़र सीवरेज को कर देते हैं, ब्लॉकेज डाल देते हैं, ब्लॉक्स वगैरह डाल देते हैं, तो इसकी वजह से सारा सीवरेज का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सर, ये ब्लॉक्स कौन डालता है? बस यही आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसी शहर के जो रहने वाले हैं, जो सियासी जमातें हैं, ये शहर हम सबका है, मगर इसको संभालने की और इसको संवारने की ज़रूरत हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपको ये बताता चलो, यहाँ से आप जाएंगे स्टील मोड़ के ऊपर बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, उससे बड़े बड़े पत्थर से बोरे निकाले गए। अच्छा सर, ये जो निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, इसमें लाइनें तब्दील की जा रही हैं पूरी तरह या फिर उन्हीं को रिपेयर किया जा रहा है? जहाँ लाइनें तब्दील की जा रही हैं, कहीं ड्रेनेज सिस्टम को, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को नालों की सूरत में तब्दील किया जा रहा है। आपने देखा ये मेन रोड पे के साथ ड्रेनेज सिस्टम सीधा रिवर पर जा रहा है। पहले यहाँ पे भी बहुत बड़ा सीवरेज का इशू था, अब आबादी बढ़ रही है और हमारे से पहले के सिस्टम डले में अब उनको चेंज आहिस्ता आहिस्ता सिंध गवर्नमेंट कर रही है ताकि शहर को सीवरेज के सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा सके और शहरियों को सुकून मैसर हो सके। अच्छा सर, ये बताएं कि जब गटर को हम सियासत की नज़र कर देते हैं, ये एक आम सा सवाल है क्योंकि वज़ीर बल्दियात भी आपके ही हैं, गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगते? देखिए, आप गटर के ढक्कन लगते हैं, फिर आपको पता है जो नशाई हजरात हैं उनको तोड़ के या निकाल के ले जाते हैं। कितने अरसे में कराची का सीवरेज सिस्टम सही तरह बहाल हो जाएगा? 1 से 1.5 साल लगेंगे और आपको कराची का नशा बदला हुआ नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुराद बलोच साहब का। अब चलते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और वहाँ मुलाकात करते हैं चीफ इंजीनियर आफ्ताब आलम चाडियो साहब से और पूछते हैं कि इतना बड़ा निज़ाम होने के बावजूद भी नकासी आब का निज़ाम क्यों तबाहाल है। सर, कराची में नकासी आब का जो निज़ाम है वो बोसीदा हो चुका है, तकरीबन तबाह हो चुका है, लाइनें पुरानी हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हर चीज़ की एक लाइफ होती है। इस तरह जो सीवर लाइंस जब नहीं डाली जाती है तो उसकी भी एक सर्टेन लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद जब फिर वो कोलैप्स होना शुरू होती है, उसमें बड़े उसमें मसाले जो आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो सिस्टम डले थे कराची में, अब वो अपनी लाइफ पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बार बार संग डाउन भी होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, जो ना गड़े पड़ जाते हैं, क्यों नीचे लाइन होती है। अच्छा सर, सीवरेज लाइन पे जो इमारतें तामीर होती हैं उसके हवाले से क्या आप SBCA KDA को इतला देते हैं, ख़त लिखते हैं? देखिए, SBCA को पहले तो तरीक़ेकार ये था कि SBCA जब इनके लेआउट प्लान पास करेगी या जो नक्शे हों तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से वो उनको एक NOC और एक वो लेनी है, लेकिन वो बहुत से अमल दरामद नहीं हो रहा था उन पर। बग़ैर प्लानिंग के जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ खड़ी कर दी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किए बगैर, तो यार। अच्छा सर, गैस और सीवरेज की लाइनें साथ साथ हैं, अक्सर गैस की लाइनों में सीवरेज का पानी चले जाता है, तो क्या अब ये लाइनें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है या अलग नहीं होनी चाहिए?
नहीं, ये तो अलग होनी चाहिए। देखिए, इनका आपस में तो कोई कनेक्शन वो होना नहीं चाहिए, ना होता है। ये ज़्यादातर इश्यूज़ वहाँ आते हैं जहाँ कच्ची आबादी, अनप्लान्ड तरीके से चीज़ें होती हैं। पानी का एग्जिट रूट है जो पानी समंदर में गिरता है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो वाटर प्लांट से ट्रीटमेंट होकर जाए? देखिए, हमारी KWCB में एक ट्रीटमेंट प्लांट का एक अलग से हुआ है। इस वक्त हमारे 3 ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो मौजूद है, लेकिन उन पर अभी रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है मुख्तलिफ इसमें। तो वहाँ ट्रीट होके फिर वो समंदर में जाना है। वो एक हमारा अपना डिपार्टमेंट है, E&M सेवरेज, वो डील करता है उनको ट्रीटमेंट प्लांट को। और हम जो सेवरेज विंग है वो उन ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाती है लाइन्स को, और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद उनका काम होता है वो आगे समंदर को ट्रीट करके। ये महमूदाबाद वाला फंक्शनल है ट्रीटमेंट प्लांट? महमूदाबाद वाला इस वक्त फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसके पे और एक हारूनाबाद में है साइट एरिया में, तो उन पे काम हो रहा है। एक मारीपुर में है। अच्छा, टोटल जो आप सेवरेज का पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं, कितना % ट्रीट होकर समंदर में जाता है? इस वक्त बहुत कम जा रहा हो। नाले कवर करना, उनको इन चीज़ों से महफूज बनाना कि उसमें शॉपर ना जाए, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, नाले और उनको कवर करने के लिए तो जो ना वो KMC और DMCs हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं और उसको होगा। और जो सीवर लाइन है उसकी ज़ाहिर है वाटर बोर्ड ज़िम्मेदार है। गटर के ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो शहर में हम अक्सर देखते हैं कि गटर के ढक्कन नहीं होते, लोग उसकी वजह से हादसा का शिकार भी होते हैं और उसी में कचरा फेंक रहे होते हैं। ये किसकी ये नाअहली है? देखिए, ये जिम्मेदारी तो टोटल वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसमें कवर जो है ना प्लेसमेंट, उनकी सारी चीज़ें, लेकिन इसमें 2 अवामिल असल में जो है ना वो करते हैं। एक तो इसमें जो सरिया होता है स्टील, उसको निकालने के लिए कुछ लोग जो हीरोइंची या जो वो कह रहे हैं वो उनको तोड़ते हैं, उसको निकालते हैं। एक गायब होने की वजह ये होती है। एक ये होती है कि कुछ मेंटेनेंस के दौरान भी हो जाते हैं, वो फौरी तौर पे हमने रिप्लेस करने होते हैं, और कुछ चोरी हो जाते हैं। ये एक अवामिल है जिसमें होना। लेकिन जहाँ जहाँ हमें पता चलता है, डिपार्टमेंट को भी ख़ास तौर पे इस पे हिदायत है कि कोई भी कवर जो है ना वो मैनुअल कवर के बगैर ना हो। गुलशन इकबाल और सेंट्रल के कई इलाके हैं जहाँ मेन कमर्शियल इलाकों में घरों के सामने, फ्लैट्स के सामने नीचे पानी भरा हुआ है सेवरेज का, वो किसका काम है? देखिए, सेवरेज जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, जो लाइंस पाइप के थ्रू सिस्टम है, वो तो KWCB की जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी अंडरग्राउंड सिस्टम की, मेंटेनेंस की, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम चांडी साहब। क्यों नकासी आपका निज़ाम तबाह है और मजीद किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर फौरी तौर पर इक़दामात नहीं किए गए, इस हवाले से बात करते हैं सुनो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सुहेल रब से। अच्छा सुहेल रब साहब, ये वाज़ेह करें कि नकासी आपका निज़ाम बोसीदा है, इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसकी तबाही का अगर हम जिम्मेदार का तयन करें या तबाही की तरफ जाना चाहें तो इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। कोई 3, 4, 5, 6 नहीं, सिर्फ 2 वजूहत हैं। इस बोसीदा सेवरेज और नकासी आब का जो निज़ाम है, इसकी एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है गैर कानूनी तामीरात। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत यूँ है जैसे ग्राउंड+1 है या ग्राउंड+2 है। अब ये मकान जो है, इसकी जो सीवरेज लाइन है, इसकी जो सीवेज लाइन है या इसकी जो पानी की लाइन है, वो उस हिसाब से होगी जितने लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर उसी 120 गज के प्लॉट पे हम ग्राउंड+5 बना दें या ग्राउंड+6 बना दें, तो फिर वो सीवेज लाइन जो है वो उस काबिल नहीं होगी। वो 10 लोगों की जगह 60 लोगों का जो है वो सीवेज पास करेगी, जिसकी वजह से वो लाइन बस्ट होती है। इसका ज़िम्मेदार अगर हम इदारों के हवाले से देखें तो SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड यूँ ज़िम्मेदार है। दूसरी जो कंडीशन है, जो दूसरी वजह है कि वाटर बोर्ड टाइमली रिप्लेस नहीं कर रहा। इन लाइनों को रिप्लेसमेंट है, ये क़याम पाकिस्तान के दौर की लाइनें डली हुई हैं, ये लाइनें रिप्लेस नहीं हो रही, क्योंकि वाटर बोर्ड के पास जब हम जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, तो वो यही कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अच्छा सुहेल रब साहब, ये बताइए कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड क्या कर रहा है? अगर सूरत हाल यही रही तो शहर का क्या होगा? ये सूरत हाल तो पिछले 5-6 साल से है। मतलब मैं रोज़ की
सीवेज प्रॉब्लम्स इश्यूज जो है वो कवर करता हूँ। कोई एक ऐसा इलाका मैं कहता हूँ वो इलाके बता दूँ जहाँ नहीं है, वरना 95% सीवेज इशू है। चाहे आप लियाकताबाद जाएँ, चाहे नाज़माबाद, चाहे नॉर्थ नाज़माबाद, चाहे ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, खारादर, मीठादर, इनके मतलब अब ये तबाही लोगों की। पिछले दिनों मैं आपसे एक शेयर करता हूँ अब्दुल्ला मामला। पिछले दिनों मैं लियाकताबाद 2 नंबर में गया, वहाँ पे सीवेज के इश्यूज थे। यकीन करें आप, लिटरली लोगों के घरों में पानी था गंदा। सीवेज का इशू, लोगों के घरों में पानी था, बदबू ऐसी, मुझसे 5 मिनट नहीं खड़ा रहा गया और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। अगर वाटर बोर्ड अपना काम पूरा करे, बर वक्त सीवेज के इश्यूज को रिजॉल्व करे, बर वक्त लाइनों की रिपेयर मेंटेनेंस करे, तो यहाँ पे शहरियों को रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का निकासी आब का निज़ाम बोसीदा है और तबाह है। अवाम अजियत का शिकार है। बारिश हो ना हो, सड़कों पर गटर का पानी जमा हो जाता है। पीने के साफ पानी की लाइनों में सीवरेज का पानी दाखिल हो जाता है। सारी लाइनें एक साथ लगाई गई हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन कब खराब हो जाए। मुतल्लिका इदारा इस बात का इल्म रखता है, लेकिन फिर भी ला इल्म बना बैठा है। एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात, सब एक दूसरे को इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन मुश्किल सिर्फ आवाम सहते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि शायद KWSB और मुतल्लिका इदारे बहुत जल्दी इस बात का नोटिस लेंगे और आवाम की इस अजियत को दूर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।